हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है वेक्टर। तो वेक्टर आपको कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बेसिकली जब भी आप वेलोसिटीज़ के साथ डील करते हैं, जैसे आगे दूसरा या तीसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन या लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे जाके जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है, मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन सब वेक्टर क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे करते हो, वही इस चैप्टर का मेन मोटो है। तो ट्राई करेंगे अपन कितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं एक वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर ऐसा क्वांटिटी है या ऐसा पैरामीटर है जिसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब जैसे दो चीज़ें, एक है वेक्टर, एक है स्केलर, दोनों का डिफरेंस समझते हैं। तो स्केलर मतलब आप कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं तो सिर्फ नंबर बता के काम हो गया। जैसे मान लो आप मार्केट में शुगर खरीदने गए, तो आपने दुकान वाले को क्या बोला कि भाई शुगर दे दो। तो आपको सवाल पूछेगा कि कौन सा कितना केजी शुगर चाहिए। आप बोलेंगे 10 केजी शुगर दे दो, 5 केजी दे दो। तो आपने बस नंबर बताया ना। वही मिल्क खरीदने जाओ तो आप बोलोगे 2 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर। आप सिर्फ नंबर बता रहे, आपका काम हो जा रहा है। तो नंबर और यूनिट बताने से अपना काम हो जा रहा है, जहाँ डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। वैसी सारी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर। जैसे शुगर खरीदने जा रहे हो तो आप क्या ले रहे हैं? मास। बराबर ना, मास को डिफाइन कर रहे हैं आप, इतना केजी। जैसे मिल्क खरीदने गए तो वॉल्यूम, लीटर में क्या डिफाइन कर रहे हैं? वॉल्यूम। समझ रहे? आप अगर कोई दो चीज के बीच का डिस्टेंस बताओ, समझ में आ रहा है, तो वो क्या है? लेंथ है। तो आपको नंबर बताना है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो जो भी पैरामीटर है, जैसे इस एग्जांपल में मास, वॉल्यूम, लेंथ, ये सब में सिर्फ नंबर बता के अपना काम हो गया। यहाँ डायरेक्शन का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो ऐसी सारी क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? स्केलर। जिस भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ नंबर का ज़रूरत है और उसी के साथ यूनिट भी बताना है। जहाँ डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है अपन उसको स्केलर मानते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जहाँ डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हो गया। इसके ऊपर मुझे फोर्स अप्लाई करना है, तो मैं बोलूँ कि इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो ठीक है भाई, नंबर तो बता दिया 5 न्यूटन, लेकिन यहाँ डायरेक्शन बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 न्यूटन ये डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो बॉडी का मोशन इधर होगा। 5 न्यूटन इधर अप्लाई करूंगा तो बॉडी ऊपर जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है कौन से डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उस हिसाब से ये चीजें चेंज हो रही है। तो जहाँ डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है नंबर के साथ साथ, नंबर मतलब मैग्नीट्यूड टेक्निकली अपन बोलते हैं, तो नंबर के साथ साथ जहाँ डायरेक्शन बताना पड़ रहा है उस हर पैरामीटर को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल हो गया फोर्स, कि 5 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स, फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन बताना जरूरी है। इसको अपन क्या बोलेंगे? वेक्टर। जैसे वेलोसिटी हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि ये बॉडी अगर कोई सर्कल में घूम रहा है, बराबर, बॉडी क्या घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है, और इसका घूमने का स्पीड है लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने सिर्फ क्या बताया? नंबर बताया, 20 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे आगे पढ़ेंगे, मान लो कि कोई, ये आपने एग्जाम्पल देखे भी होंगे शायद स्कूल में, कि आपके हाथ में एक रस्सी है, उसके एंड में एक पत्थर अटैच है। आप उसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। जैसे ही आपने रस्सी छोड़ा, अगर वो पत्थर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, आप ऑब्जेक्ट को क्या घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है और आपने रस्सी छोड़ दिया तो ये इधर जाएगा ना। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। अगर यही आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते और ऑब्जेक्ट को छोड़ते तो ऑब्जेक्ट इधर जाता। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ सिर्फ नंबर बताने, 20 किलोमीटर पर आवर ओके, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ नंबर के साथ साथ डायरेक्शन बताना पड़ रहा है, उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है, लगभग आप पूरे 11वीं 12वीं में 70-80 क्वांटिटी पढ़ेंगे। उसमें से कुछ वेक्टर्स होंगी, कुछ स्केलार्स होंगी। तो होप ये डिफरेंस क्लियर है, स्केलार क्या है, वेक्टर क्या है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? आपने अभी तक जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है ना, वो सिर्फ स्केलार क्वांटिटी को आप ऐड करते थे। इधर हमें क्या पढ़ना है कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं। होप ये कैमरा एंगल एकदम सही है, आपको दिख रहा है। चलो परफेक्ट, पूरा बोर्ड क्लियर है। अभी स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन समझेंगे वेक्टर वगैरह में डेफिनेशन तो आपको बता ही चुका हूँ। बेसिकली क्या डेफिनेशन है? यही डेफिनेशन है
those physical parameter which required magnitude as well as direction to define it is called vector, and those physical parameter which required only magnitude to define it is called scalar. तो शुरू करते हैं, मेन सीधा पॉइंट पे आते हैं कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में वही सीखना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन पे बात करते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे अपन, ध्यान देना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, जैसे मान लो कोई दो वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर में क्या क्या बातें होती है मैं साथ ही साथ बताते चलूंगा। वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट्स से मैं अगर बोलूँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है लेट्स से यहाँ पे 5 न्यूटन का, बराबर, इसको अपन F1 बोल देते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और दूसरा फोर्स यहाँ लग रहा है ऐसे, लेट्स से ये फोर्स है F2, ये है कुछ 4 न्यूटन। तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक 5 न्यूटन का, एक 4 न्यूटन का। अब टोटल फोर्स कितना हुआ इस बॉडी पे, तो अपन ये नहीं बोल सकते 5 + 4 9, गलत हो जाएगा भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते, वही सीखने जा रहे हैं भाई। ऐसा ही होता 9 तो खत्म हो गया ना चैप्टर, का के लिए पढ़ाते तुमको। तो वेक्टर को ऐड कैसे करना है वो समझना है आपने, कि यहाँ पे एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कितने एंगल पे दोनों बॉडी के ऊपर, मतलब ये जो बॉडी है उसके ऊपर दो फोर्स कितने एंगल पे लग रहे हैं। तो धीरे धीरे समझेंगे आप, देखो धीरे धीरे माहौल बनेगा, आप समझते चलेंगे। तो दो फोर्स हो गए F1 और F2, एक 5 न्यूटन है, दूसरा कितना है 4 न्यूटन है, दो फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर। अब अपने को क्या चाहिए कि अपन ये दो फोर्स का स्टडी नहीं करना चाह रहे, अपन एक ही फोर्स का स्टडी करना चाह रहे हैं। ये दो फोर्स, ये बॉडी, ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को आगे लेके जाने का ट्राई करेगा, ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को ये डायरेक्शन में लेके जाने का ट्राई करेगा। मतलब ये बॉडी आगे भी जाएगा और ये डायरेक्शन में भी जाएगा, मतलब बॉडी कुछ ऐसे चलेगा, आगे भी जाएगा और इधर इंक्लाइन डायरेक्शन में भी चलेगा। आप समझ पा रहे ना, ये जैसे मान लो ये बॉडी है, तो ये आगे भी जा रहा है और ये ऐसे इंक्लाइन भी जा रहा है, तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा, ये बॉडी कुछ ऐसे जाएगा, आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएगा, समझ रहे। तो अपन क्या चाह रहे हैं कि ये सब हटाओ भाई, ये दो फोर्स नहीं चाहिए, हमें एक ही फोर्स बताओ जो इन दोनों का सेम काम करे। तो उस एक फोर्स को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। उस एक फोर्स को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। और अगर हम वेक्टर बोले कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों को हटाओ, एक वेक्टर बताओ जो इन दोनों जितना ही काम करेगा, तो उस एक वेक्टर को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में वेक्टर मतलब फोर्स है, आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। अभी अपने को बस ध्यान देना है, नया नया शुरुआत हो रहा है अपना 11th का, तो वेक्टर को ऐड कैसे करना है। तो फोर्स वेक्टर है, अपने को दिमाग में समझ में आ गया। अभी अपन क्या चाह रहे हैं, इन दोनों को हटा के एक फोर्स लगाना चाह रहे हैं जो सेम काम करेगा, जो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो वो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितना होना चाहिए नंबर में, 5 + 4 9 होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला है कि उसका नंबर कितना होगा। वेक्टर मतलब दो चीजें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो वो जो अकेला फोर्स होगा उसका नंबर कितना है, और दूसरा वो कितने एंगल पे लग रहा है, मतलब कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। तो ध्यान देना, अपन क्या चाह रहे हैं, ये जो बॉडी है इसके ऊपर ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, ये सब हटा के अपन एक ही फोर्स लगाना चाहते हैं। ये सब हटा के अपन क्या चाह रहे हैं, कोई एक फोर्स लगे। तो वो एक फोर्स कितना होना चाहिए, तो देखो ध्यान से समझना, सीधा सीधा मुद्दे की बात बता रहा हूँ। ये दो फोर्स हटा के अपन एक फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या है, F1 + F2। व्हाट इज F1 + F2, जो काम F1 और F2 मिलके कर रहे हो उतना काम ये अकेला R करेगा। इस R का नाम क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये R एक वेक्टर है, तो इसका नंबर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ R। सीधा ये दिमाग में रखने का फॉर्मूला, √of F1² + F2² + 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा, F1 F2 cos थीटा। अब थीटा क्या चीज है, थीटा F1 और F2 के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। देखो वेक्टर का मतलब क्या, ऊपर लाइन बनाने का, ऊपर लाइन बनाया मतलब वेक्टर है, लाइन नहीं बनाया मतलब सिर्फ नंबर का बात हो रहा है। थीटा इज एंगल बिटवीन F1 एंड F2 व्हेन दे आर कनेक्टेड टेल टू टेल, व्हेन दे आर कनेक्टेड टेल टू टेल, टेल टू टेल। हमने उन वेक्टर को कैसे कनेक्ट किया, टेल टू टेल कनेक्ट किया, तभी का एंगल क्या है, थीटा है। अब समझते हैं इसको, टेल टू टेल का मतलब क्या है,
पहले तो वेक्टर का कुछ बातें यहाँ समझेंगे। देखो, ये जो वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई भी वेक्टर लिख रहे हैं आप, लेट्स से मान लो कोई ए करके एक वेक्टर है, उसके ऊपर आपने एरो बनाया, मतलब ये क्या बोलेंगे अपन इसको, वेक्टर ए, इसको बोलेंगे वेक्टर ए। अगर आपने इसके इधर मॉड लगाया ऐसे, मतलब क्या, एक वेक्टर है तो नंबर होगा, डायरेक्शन होगा, तो मॉड मतलब सिर्फ नंबर, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए। अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा अपन एरो से भी बताते हैं वेक्टर को। अगर मैंने ये ऐसे एरो बताया, तो ये जो एरो का लेंथ है ना, वो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जितना बड़ा लेंथ उतना ज़्यादा नंबर है। जैसे यहाँ पे दो वेक्टर है, इस एग्जांपल में दो, 5 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो 5 न्यूटन का लेंथ बड़ा होना चाहिए, 4 का छोटा होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम में कुछ भी मैंने बनाया दैट इज ओके, लेकिन टेक्निकली ये चीज़ है। लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो दो वेक्टर, एक 10 न्यूटन का और एक 5 न्यूटन का, तो आप कुछ स्केल मान लेंगे कि लेट्स से 1 न्यूटन इक्वल टू, या इसको ऐसे मान लो 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपको दो वेक्टर बनाने, एक 10 न्यूटन का तो वो कितना लेंथ में होगा, 2 सेंटीमीटर, और 5 न्यूटन का वो कितना लेंथ में होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का। ये कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या नंबर है, क्या मैग्नीट्यूड है। तो जितना बड़ा लेंथ उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड। तो सिंपल कुछ कुछ बातें जो अपने को दिमाग में रखनी है कि जितना लंबा वेक्टर रहेगा उतना उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा। वेक्टर के पास दो चीज़ें रहेंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसको बोलते हैं हेड, इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं टेल, इसको क्या बोलते हैं, टेल। तो वेक्टर में दो चीज़ें, एक है हेड, एक है टेल। तो हेड हमेशा वो डायरेक्शन में होना चाहिए जो डायरेक्शन में ये वेक्टर लग रहा है। जैसे ये 5 न्यूटन इधर लग रहा है ना, तो ऐसे 5 न्यूटन, यानी 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा लेंथ। 4 न्यूटन उससे छोटा है तो इसको मेरे को छोटा बनाना चाहिए, 5 से छोटा दिखना चाहिए ना, तो 4 न्यूटन मैंने यहाँ बना दिया ऐसे। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वॉट वेक्टर F2 विच इज 4 न्यूटन। तो जो भी वेक्टर का आप लेंथ बना रहे हो, अगर उसका नंबर बड़ा है तो उसका ये एरो बड़ा होना चाहिए। तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है, ये वो एंगल है जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है। टेल टू टेल मतलब ये पहला वेक्टर हो गया F1, इधर उसका टेल है, ये दूसरा वेक्टर F2, इधर उसका टेल है। तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ये क्या हो गया, थीटा। थीटा ये एंगल है व्हेन टू वेक्टर आर कनेक्टेड टेल टू टेल। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आप लिख सकते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, टेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये उसका तरीका है। ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बार मतलब, ये मॉड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड नंबर। जैसे मैं अगर इसका बात करूँ, 5 न्यूटन ये किधर लग रहा है, ये राइट साइड में लग रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। अगर मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो मैं क्या लिखूंगा, F1 मॉड इज 5 न्यूटन, फिर मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, बराबर। जैसे F2 हो गया, F2 किधर लग रहा है, 4 न्यूटन, लेकिन ये कितने एंगल पे, F1 से, लेट्स से ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। तो वेक्टर F2 क्या लिखा जाता है, 4 न्यूटन एट 30 डिग्री ऐसे। और सिर्फ F2 क्या लिखा जाएगा, 4 न्यूटन। मतलब सिर्फ नंबर, मैग्नीट्यूड यानी नंबर। वेक्टर के पास दो चीजें होती है, बार बार दोहरा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज नंबर। ये बातें आपको क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम क्या चाह रहे, एडिशन सीखना वेक्टर का। यहाँ पे ये दो वेक्टर लग रहे हैं, अपन चाह रहे हैं दोनों को हटा के अपन एक वेक्टर लगाए। वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, कितना नंबर है, और वो कितने एंगल पे लगेगा, ताकि सेम काम हो, जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं उतना ही काम ये अकेला करना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ से मिल जाएगा भाई, ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि F1 पता है कितना है 4, F2 कितना है 5, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 4 इंटू 5 कॉस थीटा, थीटा भी पता चल गया 30 डिग्री। तो यहाँ से R का कुछ वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। अब R कितने एंगल पे लगेगा, R कितने एंगल पे लगेगा, समझ गया। मान लो इसको कुछ सॉल्व किया, कुछ वैल्यू आया, और मान लो लेट्स से आया 7 न्यूटन। तो 7 न्यूटन कितने एंगल पे अप्लाई करूँ, इधर ऐसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं, कौन से डायरेक्शन में 7 न्यूटन अप्लाई करना है, तो वो समझते हैं। तो उसका भी फॉर्मूला है
ये जो आर वेक्टर है, ये जो वैल्यू आया वो कितने एंगल पे लगेगा। तो अपने लिए एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आर का, दूसरा ये कितने एंगल पे अप्लाई करना है, तो उसका ये फॉर्मूला है टेन अल्फा करके लिखते हैं, टेन अल्फा। ध्यान देना यहाँ पे दो वेक्टर है F1 और F2 बराबर। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F1 साइन थीटा या मैं लिख रहा हूँ F2 कॉस साइन थीटा, अगर मैंने लिखा F2 साइन थीटा, ध्यान देना, अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये फाइंड है एंगल फाइंड फॉर्मूला है एंगल फाइंड करने का। एंगल का मतलब क्या है समझो, ये जो रिजल्टेंट है ना इन दोनों का, F1 और F2 का रिजल्टेंट, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, कितने एंगल पे लगेगा ये रिजल्टेंट, कितने एंगल पे लगेगा वो हमें बताना है। तो मैंने मान लिया कि ये रिजल्टेंट इधर लग रहा है आर, तो ये जो एंगल है अल्फा ये कितना है, ऐसा नहीं ना कुछ भी एंगल पे लगा दे रहे, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल होगा, वो अल्फा अपन ने यहाँ से कैलकुलेट किया। अब देखो अल्फा का जब आप यहाँ F2 लिख रहे हैं ना, तो ये जो अल्फा है दिस इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ F1, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ F1, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर F1, ये F1 के साथ का एंगल है। अगर आप सेम अल्फा का फॉर्मूला लिखे, F1 क्या है इधर अपना हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे, अगर सेम आप टेन अल्फा का फॉर्मूला अगर ऐसे लिखते, टेन अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान देना F2 के जगह में लिखता है F1 साइन थीटा अपॉन, जिधर भी F1 है उधर F2 कर दो और F2 के जगह F1। अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता इस केस में, इस फॉर्मूले में अल्फा किसके साथ का एंगल है, F2 के साथ का, अगर आपने यहाँ F1 लिखा है तो F2 के साथ एंगल, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ F2। ये क्या है, एंगल ऑफ R विथ F2 बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अपने को यहाँ क्या चीजें समझ में आई, दो चीजें समझ में आई, एक तो एंगल कैसे फाइंड करना है, मतलब रिजल्टेंट कितने एंगल पे लगेगा तो उसका फॉर्मूला मिला, और दूसरा रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा खुद का, उसका नंबर कितना होगा, समझिए। तो ये है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो आप एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे, दूसरा ये फॉर्मूला, बिल्कुल लॉजिक इसमें याद रखना है, अगर F2 लिखा तो F1 के साथ, F1 लिखा तो F2 के साथ एंगल, तो मैंने यहाँ क्लियरली लिख दिया एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ F1, क्योंकि यहाँ F2 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है F1 लिखा है ना, इधर क्या लिखा है F1 लिखा है, तो किसके साथ का एंगल होगा, F2 के साथ का, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ F2। तो बात क्लियर हो गई। अगर दो वेक्टर दिया है तो उनको ऐड कैसे करना, बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला लगाने का, आर का वैल्यू मिलेगा और एंगल फाइंड करने का ऐसे। एक बात ध्यान रखने का, थीटा किसके बीच का एंगल है, जब दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है। आओ इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं और इसको डिटेल में, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ने का, कोई गाय नहीं करने का, एकदम फ्री माइंड हो गया, जो बताते जा रहा हूँ ध्यान से सुनने का, बस सब सवाल हो जाएगा। इधर आओ, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है कि मान लो दो वेक्टर है, डायग्राम ही ड्रॉ करता हूँ सीधा, कि मान लो एक वेक्टर इधर है, कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, वेक्टर कुछ भी हो सकता है। अभी ये फोर्स का वेक्टर है, लेट्स से दिस F1 इज, कुछ नंबर ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, ये 3 न्यूटन है, और एक वेक्टर है वो है F2, वो लेट्स से ऐसे आ रहा है, F2 किधर है, ये F2 है, ये क्या लग रहा है ऐसे F2 है लेट्स से 4 न्यूटन, F2 कितना है 4 न्यूटन। F1 और F2 के बीच में ये जो एंगल दिया है, ये एंगल को मान लो आप कितना मानेंगे, इसको मान लो 30 डिग्री मान लो, ठीक है। F1 और F2 के बीच में ये एंगल कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। अब अपने को क्या फाइंड करना है, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, ये जो फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहे हैं, P पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम दे दो P। तो P पॉइंट पे मतलब नेट कितना फोर्स लग रहा है, बराबर, P पॉइंट पे नेट फोर्स कितना है, मतलब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, P पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो ये कुछ नीचे भी जाएगा और आगे भी जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसे मूव होगा, ये डायरेक्शन में कुछ मूव होगा, P पॉइंट आगे चलेगा ये डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो अपन क्या चाह रहे हैं कि अकेला फोर्स जो सेम काम करे, ये दो फोर्स मिलके जो काम कर रहे हैं उतना फोर्स अकेला फोर्स काम करे, तो वो फोर्स कितना होगा, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। तो फाइंड करते हैं सोल्यूशन, किसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, F1 और F2 का। तो अपन चाह रहे F1 F2 हट जाए, एक फोर्स F मिल जाए, R मिल जाए अपने को, जो सेम काम करेगा जो F1 और F2 मिलके कर रहे हैं।
तो मॉड आर क्या होगा, पहले इसका वैल्यू वही वही भाई वही बात है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, 2f1 f2 कॉस थीटा। f1 पता है, f2 पता है, f1 3 है, f2 कितना है 4 है। कॉस थीटा का थोड़ा मामला उलझ रहा है, सीधा सीधा थीटा 30 मत रख देना। क्या बताया, थीटा किसके बीच का एंगल है, टेल टू टेल। क्या ये टेल टू टेल कनेक्टेड है, नहीं, ग्रीन वाले का हेड है, व्हाइट वाले का भी हेड है, ये हेड टू हेड कनेक्टेड है। तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं ताकि टेल टू टेल कनेक्ट हो जाए। तो देखो वेक्टर को है ना आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। अब ये क्या बात बताया मैंने, मतलब अगर कोई वेक्टर ऐसे है, ये डायरेक्शन में वेक्टर है, तो आप इस वेक्टर को ये लाइन के अलोंग, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन पे आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो F1 वेक्टर है, आप इसको आगे बना सकते हैं और आगे बना सकते हैं, पीछे बना सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर देना, एरो इधर ही रहेगा, किधर भी बना सकते हैं। ये पूरा लाइन ऑफ एक्शन पे आप वेक्टर को किधर भी बना सकते हैं। यू कैन शिफ्ट वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। तो चलिए आगे बढ़ाते बात, आप लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा और डायग्राम को सही करते हैं। तो इस डायग्राम में क्या दिया है, एक दिया है अपने को F1 और दूसरा दिया है अपने को F2। तो ये जो F1 है ना, ये F1 ध्यान से समझना भाई मैं क्या बता रहा हूँ। पहले मैं पॉइंट P बना देता हूँ, ये पॉइंट P है। F1 का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है, ये F1 का लाइन ऑफ एक्शन है। मतलब अपन F1 को ये लाइन पे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हेड है ना, मतलब ये वेक्टर उठा के ऐसे आगे लेके जा रहा हूँ। मतलब मैंने F1 को ऐसे बनाना है, ये बन गया F1 विच इज 3 न्यूटन, बराबर। F1 को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। अब F2 इधर लग रहा है ना ऐसे, F2 इधर हेड है, तो F2 को भी तो अपन इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं। अब F2 को इधर इसके अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे, F2 को भी आगे पास कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा F2, ये क्या हो गया F2, ये कितना है 4 न्यूटन। अब दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड हो गए। अब ये एंगल अपना क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थीटा। अब दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है तो ये एंगल बन गया थीटा। अब ये एंगल होगा कितना, ध्यान से समझो। देखो ये जो लाइन है इधर ही है ना, एक इधर एक इधर, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। तो अपना थीटा कितना आ गया 30। देखो आप सीधा उठा के रख देते हैं तो ये केस में तो सेम आ रहा है, कभी कभी नहीं भी आएगा। तो आप ध्यान देना इस बात पे, मैं बताऊंगा एक और एग्जाम्पल। तो ये 30 डिग्री आ गया, कैसे किया समझे आप, टेल टू टेल कनेक्ट करना है दो वेक्टर को, उसके बाद एंगल लिखना है थीटा। तो ये आ गया अपना 30 डिग्री। अब कहानी खत्म। आर आप बिल्कुल लिख लेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू 4 इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, कितना होता है कॉस 30, √3/2 होता है भाई, याद रखना है तुमको, √3/2। कॉस 30 इज √3/2। चलिए ये 2 से 2 चले गए, ये कितना हो गया 3 4 ज़ा 12 √3, और ये हो गया मेरे ख्याल से 9 और 16 25 प्लस ये 16 हो गया ना, और ये 9 हो गया, 3 4 ज़ा 12 12 √3। अब देखो लेजेंड लोग इधर क्या करते, 25 प्लस 12 करते 37 √3। ऐसा नहीं होता रे, पहले ये दोनों को सॉल्व करने का, बाद में इसमें ऐड करने का। तो √3 का वैल्यू कितना होता है, ये 25 प्लस √3 होता है 1.732। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आया उसको 25 में ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, तो ताकि आपको क्या मिल जाए, रिजल्टेंट मिल जाए। रिजल्टेंट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये भी तो एक फोर्स ही है, क्लियर है। चलो अब अपने को क्या करना है इसमें, अब इसमें अपने को कितने एंगल पे लगेगा, रिजल्टेंट समझ गए अपन। ये जो पॉइंट पी है इसके ऊपर ये दो फोर्स हटाओ, एक फोर्स लगेगा। जो ये रिजल्टेंट होता है ना, ये भी बात ध्यान रखना, हमेशा जो दो फोर्स का आप रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं उनके बीच में ही किधर तो होगा। जैसे ये जो आर आया है ना, आर आर इधर ही किधर तो होगा, इन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि आर इन दोनों के बाहर इधर किधर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी रिजल्टेंट होता है ना उन वेक्टर के बीच में ही बनेगा कहीं तो। ये हो गया रिजल्टेंट, ये क्या हो गया रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट का एंगल लिखना है, कितने एंगल पे तो किसी वेक्टर से भी लिखो, F1 से लिखो या F2 से लिखो। तो मैं अभी इससे लिख रहा हूँ, ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल कितना हो गया अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अभी आप बताना मेरे को, फॉर्मूला अभी अभी सिखाया ना मैंने। अल्फा किसके साथ एंगल है, F1 के साथ। तो अपन क्या लिखेंगे, tan अल्फा। F1 के साथ एंगल है तो अपने को क्या लिखना चाहिए बोलो,
यस F2 लिखना चाहिए अपने को। F2 साइन थीटा, अपन लिखेंगे F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। मैंने डायग्राम में अल्फा किसके साथ बनाया, F1 के साथ, इसके लिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, F2 लिख रहा हूँ। तो टेन अल्फा, बात आगे बढ़ाते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू F2 का वैल्यू कितना है, F2 इज 4, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन 3, F1 इज 3 ना, तो F1 की जगह 3 लगा, अगेन F2 इज 4, तो 4 cos 30। आप समझ रहे। अब आप इसको सॉल्व करो, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, तो 4 इंटू 1/2 कितना हो गया, ये ऐसे हो जाएगा 4 इंटू 1/2 अपॉन 3 प्लस 4, कॉस 30 इज √3/2। तो इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 2 गया तो ये 2 बचा ऊपर, ये 3 बचा, ये 2√3। अब इसको आप सॉल्व करो, टेन अल्फा का कुछ वैल्यू आएगा, और आप ये जो अल्फा का वैल्यू आएगा उससे आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। अल्फा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ जो भी ये वैल्यू आए, अभी तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 3 प्लस 2√3। समझ गए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा इन डिग्री मिल जाएगा, जो भी आए, मान लो 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, तो उतने एंगल पे हमें क्या लगाना है, रिजल्टेंट। तो आप समझ गए रिजल्टेंट का मतलब क्या है, जो भी दो फोर्स मिलके काम कर रहे हैं उतना काम वो अकेला फोर्स करेगा, तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो अपन इन दोनों फोर्स को हटा देंगे, ये ग्रीन और व्हाइट कलर का फोर्स हटा देंगे, सिर्फ एक ही फोर्स लगाएंगे R, और वो कितने एंगल पे लगाएंगे, अल्फा एंगल पे। होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ाते बात को, ये हो गया इधर तक। चलो देखो, एंगल में समझाना चाह रहा हूँ आपको, जैसे अभी आप मेरे को बताएंगे हर केस में थीटा कौन सा कंसीडर करेंगे। मान लो अगर मैं दो वेक्टर ऐसे बनाता हूँ, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, ये एंगल है, लेट्स से कुछ ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं, लेट्स से कुछ भी रैंडम सा नंबर बोल दो, लेट्स से 60 डिग्री है। ये दोनों वेक्टर कैसे कनेक्टेड है, बिल्कुल टेल टू टेल तो नहीं है, एक के टेल पे दूसरे का हेड रखा हुआ है, F1 का टेल है और F2 का हेड रखा हुआ है। तो इस केस में थीटा कितना होगा, ध्यान देना, थीटा कब मिलता है, जब दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड हो। तो इनको टेल टू टेल कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं एकदम सही है। आप F2 को कहाँ है, आगे आगे मूव करेंगे ना F2 को, ये F2 को, अभी ये मैं पॉइंट बनाऊं, अगर आप कैसा डायग्राम बनाएंगे, इधर बनाते हैं, ये मैंने पॉइंट P बनाया, पॉइंट P पे ये F1 तो सही लगा है ऐसे, बराबर। F2 को अपन लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस F2 को मैं ऐसे आगे लेके जाऊंगा, तो मैं F2 को यहाँ ऐसे बनाऊंगा, दिस इज व्हाट F2। अब जो एंगल है वो है थीटा, ये एंगल है थीटा, समझ रहे आप। 60 मत रख देना इस फॉर्मूले में, जो अभी अभी बताया, इस फॉर्मूले में ये जो थीटा है वो कौन सा एंगल है, जब दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड है, लिखा भी ना यहाँ, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 व्हेन दे आर कनेक्टेड टेल टू टेल। होप आप ये लिख रहे बुक में, भाई देख लो, ये पहला स्लाइड था, ठीक है, पॉज करके इसको लिखो। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, और अभी ये जो मैं एंगल समझा रहा हूँ आपको कि एंगल कैसे फाइंड करना है आपको। तो अभी इस केस में एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल चाहिए अपने को, ये वाला एंगल ना कितना होगा, ये पूरा मिलके 180 होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये 120 डिग्री होगा, तो अपना थीटा कितना हो गया, 120 डिग्री। समझ रहे आप टेल टू टेल एंगल कैसे लेना है, ये एग्जांपल के तौर पे इसको दिमाग में रखो, है ना। तो F1 और F2, ये जो भी दो वेक्टर बनाएंगे, बिल्कुल ये F1 है ना कि F2, ये F1 है, ये F2। तो थीटा कौन सा एंगल है, जब दो वेक्टर कैसे कनेक्टेड है, टेल टू टेल कनेक्टेड है, ठीक है, तभी का एंगल लेना है। चलो ये एक बात क्लियर हो गई। अब आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसको दिमाग में रखना। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल, देखो रिजल्टेंट के लिए कुछ फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। एक तो रिजल्टेंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, मॉड आर का। जो भी दो वेक्टर है, मान लो आर जो रिजल्टेंट है वो ए और बी का रिजल्टेंट है, ए प्लस बी का। ए और बी क्या है, कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। वो कैमरा देखने दो भाई, बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बंद हो गया, ठीक है। आर बार क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार। तो मॉड आर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा इधर किसके बीच का एंगल है, ए और बी, जो भी आप लेटर यहाँ लिख रहे हैं, ये ए लिखा बी लिखा ना,
अभी तक अपन F1 F2 लिख रहे थे, तो F1 और F2 के बीच का एंगल होता था थीटा, टेल टू टेल एंगल। अभी वेक्टर क्या है, ए और बी, ये रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है, बराबर। थीटा कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान देना, अगर थीटा 90 डिग्री है, एक एक केस बता रहा हूँ, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ, या इसको लिखो केस 1, तो जनरल फॉर्मूला हो गया। केस 1 जो ऊपर लिखा है ये कॉमन फॉर्मूला है, किसी भी एंगल पे लगेगा। स्पेसिफिक केस का रिजल्ट अपने को याद रख लेना। इफ थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या है, ए और बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर, अगर ये ए है तो ये बी है। जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, थीटा हो गया 90 डिग्री, तभी रिजल्टेंट क्या होगा, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। cos 90 का वैल्यू अपने को पता है 0 होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा थीटा वाला। तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्त ये बात याद रखो, बहुत जगह काम आएगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में रहेंगे, मतलब पढ़ेंगे, तो इधर उधर ये यूज होता है। अगर आपको पता है तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा बात है, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 है तो उनका रिजल्टेंट ऐसे फाइंड करते हैं। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 है, थीटा इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जो 180 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, cos 180 का वैल्यू होता है -1। 180 मतलब एक लेफ्ट में जा रहा है, मान लो ये एक वेक्टर है ए बार और ये दूसरा वेक्टर है बी बार, दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है, बिल्कुल एंगल 180 डिग्री हो गया। इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना हो गया, थीटा इज 180 डिग्री। इस केस में रिजल्टेंट बिल्कुल यही फॉर्मूला है, सब जगह यही फॉर्मूला लगेगा, इसी फॉर्मूले का रिजल्ट आता है। देखो यहाँ पे cos 90 रखा तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, cos 180 रखो तो क्या बचेगा रिजल्टेंट में, आप मेरे को बताओ। आर की जगह आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर। cos 180 इज -1, तो -1, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, -2ab, -2ab। अब ये मत बोलो cos थीटा कहाँ चले गया, अरे भाई उसका ही तो वैल्यू -1 रखा ना, थीटा कितना है 180, तो थीटा जब 180 होगा तो cos 180 का वैल्यू -1 ना, तो -2ab। ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या करेंगे, मॉड आर क्या हो गया, सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट a माइनस बी, भाई स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, क्या हो गया a माइनस बी, ये क्या बचा a माइनस बी। तो इसको भी याद रखने का, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 है तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है और 180 पे, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देने का। एक है बड़ा वेक्टर है 20 है, तो बड़े वेक्टर में से छोटा सब्ट्रैक्ट करने का। 4 और 3 है, तो 3 में से 4 करोगे तो माइनस में आएगा, रिजल्टेंट नहीं आता माइनस में, तो दिमाग में रखो। हाँ, तो बड़े नंबर में से एक है बड़ा नंबर है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लिख लेता हूँ मॉड ए इज बिगर देन मॉड बी, ठीक है। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देने का, सीधा इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैन्युअली कर लोगे आप, ठीक है। अब देखो एक और बात जो बतानी है इसी में, होप ये आप लिख रहे हैं, मैं साइड में इसलिए हट जाता हूँ क्योंकि आप लिख पाए, मतलब पॉज करके लिखना है। ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, अब आते केस 3 पे। जब एंगल है 0 डिग्री, केस 3, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो अगर इधर वेक्टर ए है तो इधर ही वेक्टर बी भी है, ये वेक्टर ए हो गया, इसी के ऊपर वेक्टर बी है। अभी थीटा 0 डिग्री हो गया, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, बिल्कुल 1, जो आप सोच रहे हो सही है, cos 0 इज 1। तो मॉड आर क्या लिखेंगे अपन, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, cos थीटा का वैल्यू तो 1 हो गया, थीटा 0 है, समझ रहे आप, cos 0 ये पूरा वैल्यू 1 हो गया, तो क्या बचा 2ab, ये अपन ने यहाँ लिख दिया 2ab। अब देखो ये भी फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट चले जाता है, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, a प्लस बी। तो ये तीन बातें आप दिमाग में रखें कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है
तो उनके रिजल्टेंट के लिए बिल्कुल ये बड़ा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, लेकिन अपन नहीं करेंगे, उनके अपन ने रिजल्ट डिराइव कर लिए। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे। अगर जैसे मान लो ये 3 न्यूटन है और यहाँ 4 न्यूटन लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, 7 न्यूटन। मतलब आप ये 2 फोर्स हटा के एक फोर्स लगा देंगे 7 न्यूटन का। कोई फॉर्मूला बिरूना नहीं, सीधा आंसर, समझ रहे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट करने का, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 3 केस आप अच्छे से दिमाग में रखो, ठीक है। अब आते एक और केस है फोर्थ, इसको भी याद रखोगे तो बेहतर है। देखो केसेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम बच जाएगा जब आप पढ़ेंगे ना। जैसे अभी आगे जाके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे, वेलोसिटीज वगैरह पढ़ेंगे, तो 3-4 जगह पे वेलोसिटी है, 3-4 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको सॉल्व करने में भी बहुत टाइम चले जाएगा। अगर आपको ये सब शॉर्टकट याद होंगे ना तो तुरंत काम बन जाएगा। जैसे कि ये वाला केस भी समझो, अगर कोई वेक्टर, ध्यान देना, अगर कोई 3 वेक्टर है, ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया और ये सी बार हो गया, है ना। 3 वेक्टर का बात कर रहा हूँ, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। ए बी और सी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ए बी और सी का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन। अगर ये वेलोसिटी है, वेक्टर है ना, कुछ भी हो सकता है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनका रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, जब भी इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे हो। इनके बीच में एंगल कितना है, तीनों के बीच में 120, ये एंगल कितना है 120। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना, अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर लिखूं, किसका रिजल्टेंट, ए बी सी। मतलब अभी आप यहाँ पे 3 फोर्स हटा के एक फोर्स लगाना चाह रहे हैं, 3 फोर्स हटा के एक फोर्स लगाना चाह रहे हैं, तो वो एक फोर्स कितना होगा। अगर ये तीनों को फोर्स वेक्टर मान ले, तो अगर ये तीनों को वेलोसिटी मान ले, तो एक वेलोसिटी कितनी होगी। तो समझो इस बात को, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, मॉड का मतलब क्या है, नंबर, उस टाइम पे आर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उस टाइम पे आर क्या हो जाता है, 0। भाई दिमाग में रखो एकदम, है। अगर 3 वेक्टर 120 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। चलिए दिमाग में रखो इसको, ठीक है इसका डेरिवेशन वगैरह भी, लेकिन एट द एंड तो यहीं पहुंचेंगे ना भाई, 3 वेक्टर 120 पे तो रिजल्टेंट 0। चलिए केस 4। तो 4 बातें जो आपको दिमाग में रखनी है, कब क्या करना है। जैसे इसी पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो ध्यान देना, मान लो ये कोई तो पॉइंट है ए, या इस पॉइंट को पी भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट क्या है, पी, पी पॉइंट। होप कैमरा चालू है, चलो सही जा रहे हैं। पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मान लो बहुत सारे डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। ये F1 फोर्स हो गया, लेट्स से ये 10 न्यूटन। ये एक फोर्स हो गया F2, इसको आप 4 न्यूटन ले लो। एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको बोल दो F2, F1 F2, इसको F3 बोल दो, लेट्स से दिस इज 7 न्यूटन। एक फोर्स इधर लग रहा है F4, लेट्स से दिस इज यू कैन से 8 न्यूटन, है ना। अब आपको ये 4 फोर्स हटा के एक फोर्स लगाना है, आपको 4 फोर्स हटा के बताना है कि एक फोर्स कितना होगा। तो इस पॉइंट पी को बना लेते हैं वापस इधर। ध्यान देना भाई, देखो फट से हो जाएगा, कुछ इतने बड़े फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं। अभी अभी अपन ने पढ़ा ना, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करने का। तो F1 और F3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 - 7 कितना हो गया, 3। अब ये 3 का डायरेक्शन क्या होगा, नंबर तो पता चल गया 3, कौन से डायरेक्शन में लगाने का, बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में। तो बड़ा कौन है इसमें, F1 और F3 में, बिल्कुल F1 10 है ना, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, 3 न्यूटन का। इसको आप F13 नाम दे दो, 1 और 3 का रिजल्टेंट, इसको क्या नाम दे दिया, F13। मतलब ये कितना हो गया, 10 - 7 विच इज 3 न्यूटन, बराबर। यानी ये इस पी के ऊपर ये 2 फोर्स हटा के अपन एक फोर्स लगा सकते हैं। अब इन 2 फोर्स का बात करते हैं, ये दो भी अपोजिट डायरेक्शन में, बराबर। ये दोनों भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनको भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो F2 - F4 करेंगे, या F4 - F2, बिल्कुल F4 - F2 करेंगे। तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। इसमें एक और थोड़ा ऐड कर देता हूँ मैं। मान लो एक और फोर्स है इस पे, इसको बोल देता हूँ F4,
फाइव, लेट्स से एफ फाइव इज 3 न्यूटन, एफ फाइव भी एक नया फोर्स है, मतलब सब ऐड हो जाएगा। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में ना, 5 और 4 सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल रिजल्टेंट डाउनवर्ड कितना हो गया, 8 और 3 11। अब ये 11 इस ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के कितना हो गया 11। ये 11 इस F2 के साथ अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, जैसे इधर दो अपोजिट में था तो सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ 11 ये दोनों सेम में तो ऐड कर सकते हैं ना, 3 केस पढ़ा ना, इन दोनों के 5 और 4 के बीच में एंगल 0 है, तो इन दोनों को ऐड किया 11 बना, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो 11 में से 4 गया तो 7। 7 कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ बड़ा नंबर था ना, तो यहाँ पे आप एक फोर्स लगाएंगे विच इज 7 न्यूटन। होप आप समझ रहे, जो मैंने पीछे केस बताया उसी पे एग्जाम्पल है। ये क्या बन गया यहाँ पे, किसका किसका रिजल्टेंट है, 2 4 और 5 का। 2 4 5 हटा के आप एक फोर्स लगा सकते हैं विच इज 7 न्यूटन। अब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का भी आता है आपको रिजल्टेंट। मतलब अभी पी का एक और डायग्राम, मतलब अपन क्या चाहते हैं, रिजल्टेंट फाइंड करना ना। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, ये चारों फोर्स, पांचों फोर्स हटा के एक फोर्स बताओ कितना है। तो अभी इसका डायरेक्ट डायग्राम देखो, पी, ध्यान देना। अब पी इन दोनों का रिजल्टेंट ना, तो वो इन दोनों के बीच में कहीं तो आएगा यहाँ पे, ध्यान देना भाई, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करता हूँ, कि इन दोनों को हटा के एक फोर्स लगेगा एफ, वो कितना होगा, दोनों परपेंडिकुलर है यानी 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 9, 49 प्लस 9 58, और 49 और 10 59, तो ये 9, समझ रहे हैं ना। मतलब अभी ये P के ऊपर ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, वो फोर्स हटा के अपन एक फोर्स लगा सकते हैं 58, उसको क्या नाम दिया F। अब वो F कितने एंगल पे लगेगा, ध्यान देना मेरे दोस्त, वो F कहीं तो यहाँ लगेगा, तो F कहाँ लगेगा, कहीं तो यहाँ पे। मतलब आपने क्या किया, आप समझ गए, आपने ये जो पांचों फोर्स है उन पांचों को हटा के एक फोर्स ये लगा दिया F। F किसका रिजल्टेंट है, इन दोनों का, और ये दोनों किसके रिजल्टेंट है, इनके। 1 3 1 और 3 का है, और 2 4 5 का रिजल्टेंट ये है। मतलब ये सब हटा के आप एक फोर्स लगा सकते हैं F पॉइंट P पे। अब वो कितने एंगल पे लगाना है, तो बिल्कुल उसका फॉर्मूला तो है ना, आप इस एंगल को अल्फा मान लो, इसको क्या मान लो अल्फा। F का वैल्यू तो आपको पता ही चल चुका है, √58। बिल्कुल आप इसको सॉल्व करेंगे, √58 का कुछ वैल्यू आएगा, तो ये इतना न्यूटन हो गया। 10 अल्फा दिमाग में आ गया आपकी, क्या लिखूं बोलो, F1 F2 क्या लिखना चाहिए, F13 के साथ एंगल है तो F245, तो F245 साइन थीटा, थीटा कितना है, ये थीटा है भाई, अभी अभी थीटा कितना है इन दोनों के बीच का, ये एंगल, दिस इज व्हाट द थीटा, थीटा इज 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे थीटा इज 90, तो मैं यहाँ 90 लिख रहा हूँ। फिर आप क्या लिखेंगे, 245 लिखा, यानी अल्फा किसके साथ एंगल है, 13 के साथ। चलो नाउ F13 प्लस F245 cos 90 बराबर। अब इसमें मेरे को बताओ cos 90 कितना होता है, 0, बिल्कुल परफेक्ट, और वैल्यू रखते हैं 10 अल्फा भी मिल जाएगा यहाँ से, कितने एंगल पे। F245 का वैल्यू कितना है 7, साइन 90 1 होता है तो 7 इंटू 1। F13 का वैल्यू कितना है 3, प्लस cos 90 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0, यानी ये कितना आ गया 7/3। बिल्कुल आप इसको डिवाइड करेंगे और आपको अल्फा मिल जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ 7/3। तो यहाँ से आपको एंगल मिल गया, जो भी आएगा 40 45 20 25 डिग्री। मतलब ये पूरा जो डायग्राम है ये सब हटा के अपन ये पॉइंट P के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे जो है F, विच इज √58 न्यूटन। और ये कितने एंगल पे लगाना है, ये एंगल किसके साथ है, F245 लिखा ना अपन ने यहाँ, तो F13 के साथ एंगल, F13 क्या है हॉरिजॉन्टल, मतलब इस लाइन से अल्फा एंगल पे। अल्फा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। होप ये एकदम क्लियर है। ये बोलते हैं इसको रिजल्टेंट किसका, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब ये हो गया एडिशन ऑफ टू वेक्टर। जहाँ पे भी अपन रिजल्टेंट लिख रहे हैं दो वेक्टर को ऐड ही कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखो हर केस में जो स्टार्टिंग में भी लिखा था, ये आर किसका है, ए बार प्लस बी बार का ना। जब आप ए में बी ऐड कर रहे हैं, जब भी सब्ट्रैक्शन होगा, जब भी दो वेक्टर को आप अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में कुछ अलग नहीं है। सब्ट्रैक्शन
रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट, मतलब आर बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार। तो ए बार और बी बार, ध्यान देना, मान लो ये एक वेक्टर है ए बार, बराबर, और यहाँ पे कहीं तो एक वेक्टर है बी बार, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। थीटा क्या है? ए बार और बी बार के बीच का एंगल। अब अपने को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? आप सब्ट्रैक्शन को बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली राइट आर बार एज ए बार में आप माइनस बी बार ऐड करो। ये और ये लाइन का मतलब सेम है। माइनस बी बार का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब होता है? अगर बी इधर है तो माइनस बी एग्जैक्ट 180 डिग्री अपोजिट होगा। अगर कोई वेक्टर ए अपवर्ड है तो माइनस ए कहाँ आएगा? डाउनवर्ड। अगर कोई वेक्टर बी राइट में तो माइनस बी कहाँ आएगा? लेफ्ट में। तो ये बी बार है तो माइनस बी बार यहाँ आएगा, ये हो गया माइनस बी बार। अब ये जो रिजल्टेंट है ये आर, वो कहाँ आएगा? ए और माइनस बी का रिजल्टेंट है ना, तो वो यहाँ कहीं आएगा रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा? आओ फाइंड करते हैं। कुछ अलग नहीं करना है। मॉड आर इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos theta. Theta is still the angle between a bar and b bar. Theta is not the angle between a bar and minus b bar. थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच का ही एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ए बार और बी बार के बीच का एंगल क्या है? थीटा। अब आते हैं अल्फा पे। ये रिजल्टेंट है, कितने एंगल पे लग रहा है? तो अल्फा। तो सेम कहानी, कुछ अलग नहीं, टेन अल्फा। आपने ए के साथ एंगल लिखा ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। बस दो जगह माइनस आ जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये फॉर्मूले किसके लिए? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के लिए आता है सवाल कभी कभी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे। सेम एज इट इज, बस फॉर्मूले में ये इतना चेंज है। वो जो 4 केस लिखे थे वो सिर्फ एडिशन के लिए, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन का काम अपना ये दो फॉर्मूले से हो जाएगा। डन। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का, वो है रिजल्टेंट का रेंज। रेंज ऑफ रिजल्टेंट, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का रेंज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो दो वेक्टर है अपने पास, एग्जांपल के तौर पे F1 is 5 न्यूटन एंड लेट्स से F2 is 7 न्यूटन, बराबर। अभी ये F1 F2 का जब आप रिजल्टेंट फाइंड करेंगे R, ध्यान देना, तो मॉड R का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही फॉर्मूला है, आप समझ रहे? 2F1 F2 cos थीटा। देखो F1 और F2 तो फिक्स है, 5 और 7। थीटा क्या है? थीटा F1 और F2 के बीच का टेल टू टेल एंगल है। मान लो ये F1 है और ये इधर ही F2 है। ये जो थीटा है ना, थीटा, ये दो वेक्टर के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। ये F1 और इधर ये F2, ये क्या हो गया? ये हो गया F2। अभी एंगल क्या है? थीटा इज 0 डिग्री। ये F1 हो सकता है, ये F2 हो सकता है। थीटा क्या हो सकता है? 30 डिग्री। कुछ भी एंगल हो सकता है, F1 F2। थीटा इज 58 डिग्री। ऐसा, ये F1 ये F2, थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर ये F1 है और ये F2 है तो थीटा क्या हो जाएगा? अब थीटा ये वाला एंगल नहीं लेना है, ठीक है, थीटा ये एंगल हो जाएगा। थीटा कौन सा एंगल हो जाएगा? ये वाला। ये थीटा हो गया। तो ये जो थीटा का जो वैल्यू है ना, इसमें एक बार F1 और F2 का वैल्यू फिक्स हो गया तो थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 180 के बीच में हो सकता है। थीटा कहाँ से कहाँ हो सकता है? 0 डिग्री से लेके 180। थीटा कभी भी 0 से कम नहीं होगा और 180 से ज़्यादा नहीं होगा। देखो इस केस में है ना, 180 से ज़्यादा दिख रहा है थीटा, लेकिन ये कंसीडर नहीं करते अपन, थीटा ये कंसीडर करते हैं। जैसे ये दो फोर्स हो गए, ये मेरा एक हाथ हो गया F1, दूसरा F2। अब F1 और F2 के बीच में जैसे जैसे एंगल चेंज करते जाएंगे ना अपन, तो रिजल्टेंट चेंज होते जाएगा। ये एंगल कब तक चेंज कर सकते हैं अपन? ये ऐसा,
पहले 0 था, ये बढ़ते गया एंगल, बढ़ते 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 कितना हो गया 180, यानी अपोजिट हो गया। अब इसके बाद और भी एंगल बढ़ाओगे ना, तो ये जैसे हाथ घूम के ऐसे इधर आएगा ना, तो अब ये एंगल कितना हो गया, ये कंसीडर नहीं करेंगे अभी, ये अंदर वाला एंगल कंसीडर करेंगे, बराबर। कभी भी दो वेक्टर के बीच में दो एंगल बनेंगे, जैसे अभी ये केस में एक ये दोनों हाथों के बीच में बन रहा है एंगल, एक दूसरा बाहर की तरफ बन रहा है, जैसे यहाँ हो गया, एक ये 30 डिग्री है, दूसरा एंगल ये है ना, ये भी तो एक एंगल है, तो ये कंसीडर नहीं करना है। दो एंगल हमेशा बनेंगे दो वेक्टर के बीच में, वो एंगल लेना है जो 0 से 180 के बीच में, एक एंगल 180 से छोटा होगा, दूसरा 180 से बड़ा ही होगा, तो अपना थीटा 0 से 180 के बीच में ही आएगा। अपन हमेशा वो एंगल कंसीडर करेंगे जो दोनों में से छोटा होगा। इधर भी ये दो एंगल है, इधर देखो इधर दो एंगल है, दोनों 180 है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। इधर देखो, इधर ये एंगल नहीं लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है, अंदर का एंगल लेते हैं, अंदर का मतलब दोनों में से जो छोटा एंगल बनेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, थीटा 0 से 180 के बीच में। टॉपिक क्या है, रेंज ऑफ रिजल्टेंट। तो एक बार अगर आपने F1 और F2 फिक्स कर दिया, उसके बाद रिजल्टेंट का रेंज क्या है, मतलब रिजल्टेंट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है। तो जो रिजल्टेंट है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है F1 प्लस F2, मतलब जब थीटा 0 होगा। देखो ना, रिजल्टेंट अब कॉस पे डिपेंड है, कॉस का वैल्यू सबसे ज्यादा कब होता है, कॉस का सबसे ज्यादा वैल्यू 1 होता है, और सबसे कम वैल्यू कॉस का -1 होता है, कॉस 1 से लेके -1 के बीच में ही होता है। तो जब कॉस 1 होता है मतलब थीटा 0 होता है, थीटा जब 0 होता है तब रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, और रिजल्टेंट मिनिमम कितना होता है, F1 माइनस F2। ये रिजल्टेंट का रेंज है, मतलब रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है, ऑब्वियसली बड़े में से छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 7 माइनस 5 2, मतलब इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट का जो रेंज है, इन दो का जो रेंज है, ये तो जनरल फॉर्म हो गया, ये तो क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको आप याद रखेंगे। इस एग्जांपल में रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 5 प्लस 7, और मिनिमम कितना हो सकता है 7 माइनस 5, यानी ये 12 से लेके 2 के बीच में हो सकता है। मतलब रिजल्टेंट ज्यादा से ज्यादा 12 हो सकता है, कम से कम 2 या इनके बीच का कोई भी वैल्यू। तो ये हो गया रेंज ऑफ रिजल्टेंट, ये क्या हो गया, रेंज ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम से लेके मिनिमम के बीच में होता है। मतलब अभी देखो इस पे सवाल कैसे बनता है, जैसे F1 और F2 है और 4 ऑप्शन दिया है आपको, 1 2 3 4, ध्यान देना। मान लो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 20, और लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन दिया है और ये 4 ऑप्शन है, और सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता। तो रिजल्टेंट 2 से लेके 12 के बीच में ही रहेगा, तो कौन सा नंबर 2 से 12 के बीच में नहीं है, यस आप एकदम सही समझ रहे, ऑप्शन 4, 20 12 से बड़ा है ना, बाकी सब नंबर 2 से लेके 12 के बीच में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 20 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात हुआ एडिशन ऑफ टू वेक्टर के ऊपर, बिल्कुल आप इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे ट्यून्ड।